नमस्कार। अर्थात के नए संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और मेरे साथ हैं अंशुमान जी। आज का अर्थात का जो संस्करण है वो बड़ा ही स्पेशल है, बड़ा ही नया है, नए तरीके का टाइटल है उसका टाइटल है आईने में आईना। इसकी जो भूमिका रखी गई वो दरअसल अभी जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आई सबसे नई, जिसमें भारत की गिनती दुनिया के सबसे अधिक आय असमानता वाले देशों में हुई है, उससे रखी गई है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में केवल 1% आबादी जो टॉप पर है वो दरअसल देश की कुल आय का 27% कमाती है, जबकि नीचे की 50% यानी कि जो पायदान में सबसे निचले स्तर पर हैं उनमें वो 50% लोग कुल 13% को कमाते हैं, 13% आय को कमाते हैं। भारत में कुल 10% लोग 57% इनकम, नेशनल इनकम होल्ड करते हैं। यह असमानता बहुत जटिल है, शहरों के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से, पूरे देश में अलग अलग वर्ग के हिसाब से। अंशुमान जी अपने अर्थात में ये लिख रहे हैं कि इस असमानता को, नीति आयोग की इस पैमाइश को दरअसल वॉरेन बुफे की एक लॉटरी है, सिद्धांत है ओवेरियन लॉटरी, उसकी मदद मिल गई है। सर, क्या है वॉरेन बुफे की ओवेरियन लॉटरी का सिद्धांत? शुभम, अर्थात के संस्करण में आप सबका स्वागत है। हम जब इस आज के अर्थात पर काम कर रहे थे तब तक ये ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं थी। हमारे सामने नीति आयोग की गरीबी की नई पैमाइश वाली रिपोर्ट थी, जिस पे काफ़ी चर्चा हुई है कि भारत में कौन सा राज्य कितना गरीब है। इस बीच में ये रिपोर्ट आ गई जिससे हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये सूचना आज ही पूरी दुनिया के सामने आई, जो बताती है कि दुनिया में सबसे भयावह आय असमानताओं वाले, इनकम इनइक्वालिटी वाले देशों में भारत है। और ये भी ये बताती है कि अगर भारत की इनकम इनइक्वालिटी को हटा दिया जाए तो दुनिया की आय बढ़ जाती है। यानी भारत की आय असमानता दुनिया की इनकम इनइक्वालिटी को बढ़ा रही है। ये सबसे बड़ा वजन है जो उसके साथ है। तो ये संयोग था कि हम बात करने की तैयारी कर रहे थे नीति आयोग की रिपोर्ट पर, और उस बीच में उस रिपोर्ट के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित एजेंसी की रिपोर्ट हमारे सामने आई, जिसने नीति आयोग के आकलन को और ज़्यादा पुष्ट और सपोर्ट किया। एक शेर है ना कि दुनिया में गरीबों को 2 काम ही आते हैं, खाने के लिए जीना, जीने के लिए खाना। ये परिस्थिति इनकम इनइक्वालिटी की रिपोर्ट से यात्रा करते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट तक आती है। वॉरेन बफे को हम आमतौर पर एक बड़े निवेशक के तौर पर जानते हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी के तौर पर जानते हैं। स्टॉक मार्केट में जिस स्टॉक को वो छू लेते हैं उसको सोना बना देते हैं, उसको रॉकेट लग जाता है। पर वॉरेन बफे बहुत गहरे चिंतक भी हैं। उनकी एक जीवनी है द स्नोबॉल, उसमें उन्होंने एक सिद्धांत का जिक्र किया है जिसे वो ओवेरियन लॉटरी कहते हैं। उनके सिद्धांत को ऐसा लगता है जैसे कि नीति आयोग की रिपोर्ट की मदद मिल गई है। उस सिद्धांत को समझने के लिए अब नीति आयोग की रिपोर्ट हमारे सामने है। यह सिद्धांत ये कहता है कि सारे लोग एक जैसी क्षमताओं या प्रतिभाओं से भले ही पैदा हों, लेकिन वो कहाँ पैदा होते हैं ये सब, इससे उनके जीवन की सफलताएं बड़े पैमाने पर निर्भर करती हैं। तो ये रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट और वॉरेन बफे के सिद्धांत को मिलाकर अगर आप देखें, ये सिद्धांत बड़ा निर्मम सिद्धांत है लेकिन बड़ा व्यवहारिक सिद्धांत है। तो ये बताता है कि आने वाले 5-10 सालों में भारत में लोगों को ये तय करना होगा कि वो किस राज्य में रहते हैं, और उन्हें तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए भारत के किस राज्य में जाकर शरण लेनी होगी। ये लगभग वैसी ही बहस है जो भारत में शुरू होने वाली है। ये शुरू हो चुकी है। जो बहस हम जो पूरी दुनिया में देखते हैं कि आप अमेरिका में पैदा हुए हैं या अर्जेंटीना में पैदा हुए हैं, और इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि कोई व्यक्ति अमेरिका में पैदा हुआ है, यूरोप में पैदा हुआ है, या वो अर्जेंटीना में पैदा हुआ है, या इटली और ग्रीस में पैदा हुआ है। ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क नीति आयोग की ताज़ी रिपोर्ट के संदर्भ में हमें स्पष्ट रूप से साफ सामने दिखाई देता है। जैसे रिपोर्ट में हम धीरे धीरे भीतर उतरेंगे तो हम इस फ़र्क को गहराई से समझ पाएंगे। आपने जिक्र किया अभी अपनी बात को समझाते हुए अर्जेंटीना की कहानी सर बड़ी पहेली नुमा है। एक अमीर देश होता है, उसके बाद अचानक क्या संकट आता है। क्या अर्जेंटीना की कहानी इतनी गुत्थी वाली क्यों है? अर्जेंटीना की कहानी गुत्थी वाली और दिलचस्प हमारे लिए ये है कि अर्जेंटीना के लोग अब इस नीति आयोग की रिपोर्ट की रोशनी में उत्तर प्रदेश या बिहार से सहानुभूति रख सकते हैं। लगभग वैसी ही परिस्थिति है। मध्य प्रदेश वाले या झारखंड वाले लैटिन अमेरिका या कैरिबियाई देशों के साथ अपना गम गलत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की चुनौतियां एक ही हैं।
नीति आयोग की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि भारत के आय के नए पैमाने में, गरीबी के मापन के इस नए फार्मूले में, जिसको कि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं, उसमें कहीं कोई स्वीडन या जापान नहीं है भारत के भीतर। भारत के भीतर पुर्तगाल है, अर्जेंटीना है, केनिया है, गिनिया बिसाऊ है, इस तरीके के देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं। अर्जेंटीना की समस्या क्या थी? 19वीं सदी में अर्जेंटीना दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार था और उससे पहले भी अर्जेंटीना की जो आर्थिक ताकत थी, जो समृद्धि थी, वो काफ़ी बड़ी थी। लेकिन उसके बाद उसका आर्थिक संकट शुरू हुआ और अर्जेंटीना का आर्थिक संकट इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया के लोगों को ये समझना मुश्किल हो गया कि आखिर कोई देश इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली आर्थिक देश ऐसे कैसे बिखर सकता है। इतना मुश्किल हुआ अर्जेंटीना के संकट को समझना कि सिमोन कुजिनेट्स, जिनको हम जीडीपी के पितामह के तौर पे जानते हैं, जिन्होंने दुनिया को जीडीपी का फार्मूला दिया और जिन्होंने आय की गैर बराबरी नापने का फार्मूला दिया, जिसको कुजिनेट्स कर्व कहते हैं, जिसका जिक्र बार बार हम इकोनॉमिक सर्वे में और आज इनकम इक्वलिटी के रिपोर्ट पर, जिस पर हमने संदर्भ लिया है, इस सब में चर्चा में आता है। उन्होंने ये कहा मजाक में कि दुनिया को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक विकसित, एक अविकसित, एक जापान और एक अर्जेंटीना। ये दुनिया के 4 हिस्से हैं। तो अगर कुजिनेट्स होते तो आज भारत को भी कुछ ऐसा ही वो पहली नुमा दर्जा देते, जहां भारत की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाली जो तस्वीर है, उसके भीतर की तस्वीर, उसके अंदर की जो तस्वीर है, जो हमें नीति आयोग की, सरकारी नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रिपोर्ट में दिखाई देती है, वो उसकी बिल्कुल उल्टी है। बिल्कुल, यानी अंशुमान जी ने काफ़ी बड़ी बात कही है। अर्थात में वो कहते हैं कि भारत में आपको स्वीडन, जापान दिखेंगे ही नहीं, बल्कि अब वो वाले सारे ज्ञान गुमान भी हवा हो जाने चाहिए। हमको ऐसे ही समझाया जाता था कि भारत में स्मार्टफोन के यूज़र्स पता है कितने, जितनी ब्राज़ील की आबादी है। तो हमको हमारी जनसंख्या वाले जितने गर्व याद दिलाए जाते थे, वो शायद छूमंतर हो जाएंगे इस अर्थात को जैसे जैसे आप आगे सुनते चले जाएंगे। सर, क्या फॉर्मूला है? नीति आयोग ने क्या नई तरीके से गरीबी नापी है और ये फॉर्मूला क्या जो लाया गया, ये बिल्कुल झोल झाल से रहित है या इसमें भी झोल झाल है? इस नए फार्मूले का जो निष्कर्ष है, जो टॉप लाइन निष्कर्ष है, जो हेडलाइन निष्कर्ष है, वो ये है कि पिछले तेज ग्रोथ के 2.5 दशक, भारत ने करीब 2.5 साल इस गिरावट के बाद जो कोविड के कारण आई, इससे पहले भारत ने दुनिया की सबसे तेज दौड़ती उभरती अर्थव्यवस्था में था। औसत ग्रोथ 6-7% के आसपास रही भारत में। सरकार का खर्च अथाह रूप से बढ़ा, अकूत रूप से बढ़ा। हमने घाटों का रिस्क लेकर भी खर्च किया। आरबीआई और बैंकों ने बहुत सारी पूंजी, बहुत सारा पैसा मार्केट में पंप किया। केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिलकर काम किया। उसके बाद भी नीति आयोग की रिपोर्टें बताती है कि भारत के अधिकांश राज्यों में से 2.5 से लेकर 5 लोग तक, 10 में से 2.5 से 5 लोग बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल गरीबी के शिकार हैं। और ये बहुआयामी गरीबी हम पहली बार इसे सुन रहे हैं। हालांकि इस पैमाइश में कई झोल हैं, नीति आयोग की इस पैमाइश में कई झोल हैं, हम उस पर आगे आते हैं। लेकिन हमारे लिए समझना जरूरी है कि बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है। ये सबसे नया नापयोग का सबसे नया तरीका है, जिसके जरिए आप किसी देश के लोगों की गरीबी या उनकी आय असमानता नापते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब SDG किए थे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, उनके तहत दुनिया को यह सिखाया था कि आप गरीबी को केवल कमाई के आधार पर मत नापिए, बल्कि और भी बहुत सारी जिंदगी को बेहतर करने वाली चीजें हैं जो गरीबी जितनी ही महत्वपूर्ण है, उन्हें एक साथ मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला बनाया जाए, उस फार्मूले के तहत गरीबी नापी जाए। और इसलिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में शुभम 12 पैमानों पर, 12 अलग अलग पैमानों पर किसी देश के लोगों की गरीबी की पैमाइश होती है। उस पैमानों में पोषण है, उस पैमानों में बाल और किशोर मृत्यु दर है, उसमें गर्भावस्था के दौरान देखभाल है, उसमें स्कूली शिक्षा है, उसमें स्कूल में अटेंडेंस है, उसमें खाना पकाने का साफ ईंधन है, पीने का स्वच्छ पानी है, बिजली है, आवास है, बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है। ये 12 पैमाने हैं जिनके आधार पर नीति आयोग ने अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रिपोर्ट के आधार पर हमें भारत के विभिन्न राज्यों की तस्वीर सामने पेश की है। जैसे इस नापजोख में पेंच हैं और जो झोल हैं, जिसे बताएं, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे ये रिपोर्ट ये मानती है, जो पैमाना लगाती है उस हिसाब से, कि अगर इसके तहत मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीफोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, फ्रिज में से कोई 2 उपकरण आपके पास हैं, यानी आपके पास साइकिल और रेडियो है अगर है, तो आप ऐसा रखने वाले परिवार गरीब नहीं माने जाएंगे। अच्छा, जाएंगे। ये भी कहती है कि घर अगर आपका मिट्टी गोबर से बना है तो आप मिट्टी गोबर से नहीं बना है, थोड़ा बहुत भी पक्का घर है तो गरीब नहीं है। बिजली कनेक्शन हो,
एलपीजी का कनेक्शन हो, केरोसिन मिलता हो, परिवार में किसी भी सदस्य का बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता हो, तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। अब इसका फलित क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत के अधिकांश शहरी गरीब इस पैमाइश के दायरे में नहीं आते, क्योंकि अधिकांश शहरी लोगों के पास इतनी सुविधाएं तो न्यूनतम स्तर पर उपलब्ध हैं। और इसीलिए दिल्ली में गरीबी, जो कि भारत की राजधानी, उसमें गरीबी का स्तर इस रिपोर्ट में काफ़ी कम दिखता है, 4.5-5% के आसपास दिखता है। स्वाभाविक बात है कि इसके जो पेंच हैं, इसकी जो खामियां हैं, उसे नीति आयोग आने वाले समय में सही करेगा। लेकिन और इस पर राजनीति भी होगी। हमने देखा भी, जब ये रिपोर्ट आई तो अलग अलग राज्यों ने अपनी सफलता के और दूसरे राज्यों के पिछड़ने के दावे किए। लेकिन शुभम, इस पूरी पैमाइश से जो निष्कर्ष हमको मिलते हैं, या ये जो आधुनिक पैमाना या स्केल हमने लागू किया, इससे जो निष्कर्ष हमको मिलते हैं, वो कोई बड़े मेडल या तमगे नहीं है हमारे लिए जिन पर हम गर्व कर सकें। बिल्कुल यार, यहाँ एक चीज़ और भी सोचने वाली है, समझने वाली है। सरकार की जो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, वो भी तो हमें साफ ईंधन, स्वच्छ पानी और स्वच्छता के इर्द गिर्द हैं। तो अगर सर ये स्कीमें, जैसा बोला गया था कि उज्ज्वला स्कीम को देखिए या सौभाग्य स्कीम को देखिए, फ्री में आपके घर में बिजली का कनेक्शन, तो उस हिसाब से तो अगर सरकार की किसी एक भी स्कीम आपके द्वार पहुँच गई और सरकार ये दावा करती है पूरे देश में हमने साफ पानी दे दिया, बिजली दे दी, तो फिर कोई गरीब रह ही नहीं जाएगा। यही इसकी राजनीतिक व्याख्या है जो इस स्कीम के तहत हो रही है। पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का फार्मूला अंतर्राष्ट्रीय है और उसमें और कई सारी परतें हैं, जिसमें कि डिप्राइव्ड लोगों को, पार्शियली डिप्राइव्ड यानी आंशिक रूप से वंचित, और वंचित लोगों को शामिल किया गया। लेकिन हम उन सबको मान लें, हमें मानते हैं कि सब इसमें नापजोख में खेल है या पेंच है। सरकार की स्कीम अगर आपके दरवाजे पर पहुंच रही तो आपको गरीब नहीं माना जाएगा। उसके बाद भी हमारे यहाँ 10 में से 5 से लेकर 2.5 लोग तक, यानी करीब 40 से लेकर 30 से 35 अलग अलग राज्यों में इतनी बड़ी आबादी फिर भी गरीब है। जबकि इस पैमाने में कई तरीके के इस पैमाने पर सवाल हैं। अर्थशास्त्रियों ने इस पर क्वेश्चन किए हैं, और ये जिस सर्वे पर आधारित है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पे, ये उसके बाद जब ये शायद रिवाइज होकर आएगा तब हमें और बेहतर ढंग से इसकी परिस्थिति दिखाई देगी। लेकिन इस फार्मूले से जो निष्कर्ष निकलते हैं, वो निष्कर्ष हमारे लिए गर्व करने लायक बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। नीति आयोग यानी कि सरकार का एक हाथ ये रिपोर्ट बना रहा है, दूसरा हाथ सरकारी स्कीमें बांट रहा है। इस हाथ की रोशनी में अगर आप इस हाथ को देखें तो वो कैसा है, ये आप इस अर्थात को पढ़ने के बाद समझ सकते हैं। चलिए अब अपने जिले, अपने राज्य की बात करते हैं। सर, भारत में इस रिपोर्ट के बाद कौन से राज्य ऐसे हैं जहां रहना अच्छा है, कौन से राज्य ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है? हम इन राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अंतर्राज्यीय तुलना तो इसमें उपलब्ध है ही, जिस पर हम आगे आएंगे। और हमने जो तुलनाएं देखी इस रिपोर्ट को आने के बाद शुभम, वो तुलना इस आधार पर थी कि उत्तर प्रदेश कितना पिछड़ा है, महाराष्ट्र कितना आगे है, सिक्किम कितना आगे है, गोवा कितना आगे है, या मध्य प्रदेश कितना आगे है। अगर हम भारत के सारे देशों को, राज्यों को दुनिया के देशों के संदर्भ में देखने की कोशिश करें, ये व्याख्या दिलचस्प है। इससे हमें समझ में आएगा कि हम दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में प्रतिस्पर्धा में कहाँ खड़े हुए हैं। और हम कुछ समय के लिए, व्याख्या कई बार होती है कि भारत में अगर उत्तर प्रदेश होता तो किसी देश के बराबर होता, महाराष्ट्र होता तो किसी देश की अर्थव्यवस्था के बराबर हम गर्व करते हैं। और ये अर्थव्यवस्थाओं की या आबादियों की तुलना पुरानी तुलना है। अब तो हमने क्या किया इस अर्थात के समय में कि हमने ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रिपोर्ट हमको मिली, उसको हमने प्रोजेक्ट किया अलग अलग देशों से, और हमने ये तुलना करने की कोशिश की कि भारत के एक्स स्टेट का विश्व के किसी एक्स कंट्री से कैसे तुलना की जाए। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत में जो 5 राज्य समृद्ध की श्रेणी में आते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रैंकिंग में, उसमें पंजाब, श्रीलंका या ग्वाटेमाला जैसी अर्थव्यवस्था है, तमिलनाडु, अर्जेंटीना या पुर्तगाल जैसी अर्थव्यवस्था है। यह पैमाना जीडीपी में महंगाई सहित और पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर आधारित है। अगर हम ये 2 पैमाने लगाएं जो अंतर्राष्ट्रीय मान्य पैमाने हैं, या तो महंगाई सहित जीडीपी या लोगों की क्रय शक्ति क्षमता, अगर इसे हम लगाएं तो हमें पंजाब, श्रीलंका या ग्वाटेमाला जैसी अर्थव्यवस्था दिखती है, तमिलनाडु, अर्जेंटीना या पुर्तगाल जैसी अर्थव्यवस्था दिखती है। अर्जेंटीना का जिक्र हमने किया। केरल को अधिकतम आप जॉर्डन या चेक रिपब्लिक के बराबर की अर्थव्यवस्था मान सकते हैं। सिक्किम को आप बेलारूस, गोवा को एंटीगा जो कैरिबियन आइलैंड कंट्री है उसके बराबर रख सकते हैं। और अगर वर्ल्ड बैंक का
परचेजिंग पावर पैरिटी का पैमाना हम मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करें, हम ऐसा समझने के लिए कर रहे हैं कि हमारे राज्य दुनिया के किन देशों की तुलना में कोशिश करें, तो उत्तर प्रदेश पश्चिम अफ्रीकी देश बेनिन जैसा दिखेगा, बिहार गिनिया बिसाऊ जैसा समझ में आएगा। जीडीपी के पैमानों में उत्तर प्रदेश को पेरू, बिहार को ओमान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे जो मझोले राज्य हैं वो सर्बिया, थाईलैंड, इराक, कजाकिस्तान, यूक्रेन जैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो ये वो सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो वर्ल्ड की रैंकिंग में कहीं भी विकसित की श्रेणी में नहीं आती। तो अगर आप भारत के पूरे नक्शे में जो सबसे तेज दौड़ने वाले 5 राज्य हैं, जिसमें कि आप तमिलनाडु, पंजाब या बाकी राज्यों को रखें या सबसे नीचे के राज्यों को तो छोड़ दें, इनमें से कोई भी विकसित देश जैसा नहीं है। यानी पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में 25 साल की तेज ग्रोथ के बाद भी हमारे पास कोई एक ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है पूरे देश में जो दुनिया के सबसे अच्छे नहीं, लेकिन दुनिया के जो 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं, भले ही आकार के हिसाब से तुलना करें, जीडीपी के आधार पर तुलना करें, पीपीपी के आधार पर तुलना करें, विश्व बैंक के फार्मूले के आधार पर तुलना करें, उनकी कतार में नहीं आता है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, और ये निष्कर्ष इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है समझना शुभम, कि पिछले 2 दशकों में भारत में जीडीपी की औसत विकास दर 6% के आसपास रही है, लेकिन भारत के सभी राज्यों में इतनी विकास दर नहीं रही। यानी देश 6% की विकास दर से दौड़ा, कुछ राज्य से ज़्यादा तेज गति से दौड़े और कुछ राज्य से नीचे की तेज गति से दौड़े। और इसी का नतीजा है कि जिस रिपोर्ट का जिक्र हमने आज शुरुआत में किया, इनकम इनइक्वालिटी की, भारत के अगड़े और पिछड़े राज्यों में ये ध्यान देने वाली बात है आंकड़ा कि भारत के अगड़े और पिछड़े राज्यों में जो आज आय की असमानता है वो 337% बढ़ गई है। 337%। मतलब भारत के भीतर भी जो राज्य हैं वो विकसित राज्य देशों जैसे नहीं है, पर उनमें भी जो सबसे पिछड़े हैं और जो सबसे अगड़े हैं उनके में इनकम इनइक्वालिटी, इंटरनल इनकम इक्वालिटी 337% बढ़ गई है। यानी एक और दूसरा निष्कर्ष जो हमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मिलता है, पहला तो ये कि भारत के अगले और पिछड़े राज्यों की बीच जो आय असमानता है वो 300% से ज़्यादा है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि औसत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले, भारत का जो अपना ही फार्मूला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, उसमें औसत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले जितने राज्य हैं वो सब छोटे हैं। यानी वो भारत की बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास के अवसर पलायन तो सही नहीं सकते, हाँ सही भी नहीं सकते, और भारत की बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पे जहां गरीबी ज्यादा है उनके लिए विकास या रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर सकते। इसे ऐसे समझें कि अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार में गरीबियों की जितनी तादाद है वो नीति आयोग की गणना में पायदान पर सबसे ऊपर खड़े 9 राज्यों में कुल गरीबों की संख्या से ज्यादा है। बिल्कुल वही यानी जो टॉप के, हाँ जो टॉप के कंट्री हैं, अच्छा टॉप के जो स्टेट्स हैं भारत के, जो राज्य हैं, उनमें जितने उनकी गरीबों की संख्या से कहीं ज़्यादा नीचे के राज्यों में है। तो अगर इसे हम व्यवहारिक रूप से समझें तो वारेन बफे का जो ओबेरॉन लॉटरी का सिद्धांत है वो यहाँ हम इसे अगर देखने की कोशिश करें तो हमें लगेगा कि शायद उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग चिरंतन दुर्भाग्य का सामना करेंगे, क्योंकि उन्हें छोड़ दीजिए आप स्वीडन और जापान की अर्थव्यवस्थाओं के बराबर, उन्हें तो जो उनसे आगे खड़े हैं 5 या 9 राज्य, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा और बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा। बिल्कुल अंशुमान जी ने जो देशों के नाम बताए ना समानता या तुलना करते समय, उनमें से कई तो आपको अभी दुनिया के नक्शे पर ढूंढने पड़ेंगे, और जिन देशों को जनरली हम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, फ्रांस, इटली, जापान, पेरिस हो, या हम अमेरिकी यूएस के और आसपास के देशों की बात करें, वो हमारे किसी राज्य, मतलब हम बहुत भी अमीर हो जाएंगे तो भी वहाँ पहुँचते नहीं। सबसे ज़्यादा अमीर होकर भी हम श्रीलंका हो पाते हैं, सबसे ज्यादा अमीर होकर अर्जेंटीना हो पाएंगे, श्रीलंका हो पाएंगे। एक पुरानी कहावत याद आ गई कि मूंगफली कितनी भी बड़ी होगी बादाम नहीं हो जाएगी, वो वाली बात है। सर अब ये जो असमानता है, ये गरीबी है, हमने राज्यों के हिसाब से समझ ली, असमानता समझ ली, लोगों की कमाई के हिसाब से समझ ली, राजनीति को ये कैसे प्रभावित करेगी? ये जो असमानता है ये क्या राजनीति मुद्दा बनेगी कभी? ये मुद्दा बन रही है, क्योंकि ये आर्थिक असमानता भारत के पूरे राजनीतिक और फेडरल ढांचे के लिए चुनौती है। ये आंकड़ा हमें बताता है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का आंकड़ा है, या इसके अलावा जो हमारे पास आरबीआई की रिपोर्ट्स हैं, या इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं, या फिनांस कमीशन के रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं हमारे पास अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सूचनाओं और तथ्यों की कहीं कोई किल्लत या शॉर्टेज नहीं है। ये बताता है कि पिछड़े राज्य
शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करते हैं। यानी एक तो वो पिछड़े हैं, दूसरा वो अपनी आबादी को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कम खर्च करते हैं, बीमार। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू शुभम समझना बहुत जरूरी है कि अगर कर्ज का पैमाना लगाएं हम इन राज्यों पर, एक चलनी लगाएं, एक फिल्टर लगाएं कि भारत के कौन से राज्य कितना ज्यादा कर्ज लेते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि जो पिछड़े और कमजोर राज्य हैं वो भी उतना ही कर्ज ले रहे हैं जितना भारत के अगले राज्य ले रहे हैं। यानी कर्ज का बोझ अपने सर पर लादने में पिछड़े राज्य अगले राज्यों के बराबर हैं। अब चुनौती यहां से शुरू होती है। चुनौती ये शुरू होती है कि भारत में विकास के सबसे अच्छे वर्षों में, जो सबसे अच्छे दशक थे, जब ये असमानता नहीं भर पाई, तो आगे इस असमानता को भरने के लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता है। अब जो नया फार्मूला वित्त आयोग ने हमको दिया है, जो नया फार्मूला नीति आयोग हमको दे रहा है, उस हिसाब से शुभम जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उन्हें तोहफा मिलना चाहिए, उन्हें रिवार्ड मिलना चाहिए। अगर वित्त आयोग की आप ताजी रिपोर्ट देखें तो जो संसाधनों के बंटवारे का फार्मूला देती है, वो अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पारितोषिक देना, उन्हें ज़्यादा संसाधन देने की सिफारिश करती है, और वो स्वाभाविक सी बात है। जबकि केंद्रीय सहायता में बड़ा हिस्सा गरीब राज्यों को जाता है जिनका परफॉर्मेंस खराब है। अब आने वाले समय में जो राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यह हक बनेगा कि वो अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए इनाम मांगे, उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए, उन्हें ज़्यादा पैसे दिए, केंद्र से ज़्यादा संसाधन दिए जाएं। अब और राजनीति इसका उल्टा, इसका बिल्कुल उल्टा करेगी। इसका असर कहां पड़ेगा? इसका असर में जीएसटी पर दिखाई देगा। जैसे ही हम मंदी से बाहर निकलेंगे, राज्यों के बीच निवेश को आकर्षित करने के लिए होड़ शुरू होगी, क्योंकि राजनीतिक रूप से गरीबी, असमानता और बेकारी एक बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों के लिए। वहां राज्य सरकारें अपने लिए ऐसी सुविधाएं और रियायतें मांगेंगी जिसका असर में जीएसटी का जो अनुशासन है उस पर दिखाई देगा। अब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से राज्यों को और केंद्र को मिलकर नीतियों का पूरा खाका बदलना पड़ेगा। अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्लस्टर बनाने होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को नए सिरे से क्लस्टर में बदलना होगा, और छोटे राज्यों के लिए जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए प्रोत्साहन बढ़ाने होंगे। नहीं तो इसका सबसे बड़ा खतरा क्या होने वाला है, जिसे हमने पिछले साल देखा था कोविड के बाद, कि भारत के 2 राज्यों ने यह कह दिया था कि हमारे यहाँ के रोजगार बाहर के लोगों के लिए नहीं है। हमने हरियाणा और झारखंड को ये फैसले करते देखा था। तो जब हम ये देख रहे हैं कि भारत के अगले राज्य, जो भी अगले राज्य, कथित अगले राज्य हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो पिछड़े राज्यों को अपने साथ खींच सकें, और यहाँ से जब आबादी का माइग्रेशन या पलायन या प्रवास शुरू होगा उन राज्यों में जिन राज्यों में अवसर हैं, तो वहां एक अजीब किस्म की राजनीतिक चुनौती पैदा होगी। और इसकी शुरुआत हमने पिछले साल 2 राज्यों के संदर्भ में देखी थी, जब उन्होंने कहा था कि हम राज्य के भीतर के काम की नौकरियों को और अवसरों को राज्य के लोगों के लिए आरक्षित करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो इस तरीके की रिपोर्ट होती है नीति आयोग की, क्योंकि ये थिंक टैंक है, तो ये आगे का भी कोई पर्चा देती हैं, कोई तरीका देती हैं, कोई नुस्खा देती है कि हम आगे क्या करें, कैसे? नीति आयोग की रोशनी में आगे की राह फिर कैसे दिखती है? आगे की राह में एक पहलू जो हमने बताया कि नीति आयोग ने उसमें कोई सिफारिश नहीं की, एक स्टेटस रिपोर्ट है जो हमारे सामने है। सरकार को बजटों को, इकोनॉमिक सर्वे को और सरकार के थिंक टैंक को ये बताना होगा कि आगे कैसे जाया जाए। नीति आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में हम कुछ ट्रेंड उभरते देख सकते हैं। पत्रकार होने के नाते या विश्लेषक होने के नाते हम इन रिपोर्ट्स के जरिए आने वाले समय को पढ़ सकते हैं, हम ये देख सकते हैं, कुछ ट्रेंड निकलते देख सकते हैं। और यहाँ मुझे इकोनॉमिक्स में अक्सर एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है, एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे गुनार मृदाल की थ्योरी पढ़ाई जाती है, जिन्होंने 1944 में एक कैमुलेटिव कैजुएशन की थ्योरी दी थी। कठिन थ्योरी है पर हमारे लिए बहुत उपयोगी और बहुत दिलचस्प थ्योरी है। वो हमें भारत के नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रिपोर्ट, उसके संदर्भ में दिखाई देती है। मृदाल का कहना यह था कि अगर वक्त पर कदम ना उठाए जाएं तो शुरुआती तेज विकास का फायदा तो सबको मिलता है, लेकिन उसके बाद उतनी ही चरम असमानताएं हमें वापस घेर लेती हैं। और वो कम्युलेटिव कैजुएशन की जो थ्योरी है वो हमें आज भारत में दिखाई देती। जब भारत का जीडीपी बढ़ना शुरू हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया 91-92 के बाद 95 से, तो उसका लाभ सारे राज्यों को मिला। थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, जिसके पास जितनी क्षमताएं थी, अवसर थे, कोई समुद्र तट पर था, कोई बीच में था, किसी के पास खनिज थे, किसी के पास आबादी थी। लेकिन जब वो गिरावट आना शुरू हुई तो भारत की आय असमानताएं इतनी बड़ी हो गई कि भारत में 57% लोगों के पास 10% इनकम है। तो हम उस ग्रोथ के गुनार मृदाल का जो कम्युलेटिव कैजुएशन का दुष्चक्र है या जो विशियस साइकिल है, वहां हम आ गए हैं। और यही स्थिति हमने शुभम संकोच के साथ कहना पड़ रहा है, यही स्थिति हमने लैटिन अमेरिकन देशों के साथ देखी थी। लैटिन अमेरिकन देशों में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ बहुत तेज ग्रोथ आई थी, तेजी से बढ़े थे, और फिर वो बाद में
वापस अर्जेंटीना, मैक्सिको और जो बाकी देश हैं लैटिन अमेरिका के, वो वापस घूमकर इस दुष्चक्र में फंस गए थे कि जब ग्रोथ ने पलटना शुरू किया, ग्रोथ स्थायी नहीं है, चिरंतन नहीं है, मंदी और ग्रोथ ये अर्थव्यवस्था के साइकिल हैं, तो जब वो साइकिल बदलता है तब आपकी असमानताओं की दरारें और चौड़ी खुलकर सामने आ जाती हैं। ये बात इससे दिखाई देती है। अब एक चीज व्यवहारिक रूप से समझना जरूरी है कि भारत की राजनीति अपनी पूरी ताकत लगाकर, पूरी ताकत झोंक दे, फिर भी ये 337% की जो असमानता है, या ये जो 10%, 53%, 10% वाली असमानता, ये खाई वो पाट नहीं सकती। यानी वो ओवेरियन लॉटरी कुछ ही लोगों तक सीमित रहेगी। ये लॉटरी उत्तर प्रदेश, बिहार या बाकी राज्यों के लिए नहीं हो सकती। हाँ, इस ओवेरियन लॉटरी की सुविधा सबको नहीं मिल सकती, पर वो इतना जरूर कर सकती है, क्योंकि दरार बहुत चौड़ी है, कि इस असमानता को बढ़ने से रोक दिया जाए। यहाँ ऐसी कोशिश की जाए, ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे कम से कम जो ग्रोथ है, जो दरारें और चौड़ी होती हैं, दरारें तो नहीं भरी जा सकती, दरारें तो रहेंगी उत्तर प्रदेश और सिक्किम की ग्रोथ रेट में, या मध्य प्रदेश और गोवा की ग्रोथ रेट में भारत में आपको कीनिया और बेनिन और अर्जेंटीना और पुर्तगाल के साथ एक साथ रहना होगा पूरे देश की सीमा के भीतर। लेकिन ये असमानताएं रोकी जा सकती हैं अगर सरकारें थोड़ा राजनीति से समय निकालकर वास्तविक अर्थव्यवस्था में, ग्रासरूट इकोनॉमी की तरफ देखना शुरू करें। एक चीज़ और ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम जिन असमानताओं की बात कर रहे हैं वो बहुत मोटी और बड़ी असमानताएं हैं शुभम। हम राज्य स्तरीय असमानताओं की बात कर रहे हैं। असमानताओं का जो दूसरा स्तर इसके नीचे का है, वो भी नीति आयोग की इस रिपोर्ट में दिया गया है, जो वो ये उस असमानता के मुताबिक भारत की 1.31 अरब की कुल आबादी में 28 करोड़ गरीब गांव में बसते हैं और केवल 3.8 करोड़ गरीब शहरों में। यानी गाजीपुर बनाम गाजियाबाद, चंडीगढ़ बनाम मेवात, ये जो असमानताएं एक राज्य के भीतर हमको दिखाई देती हैं कि एक शहर या एक कस्बा या एक जिला ग्रोथ पर डबल डिजिट में है और दूसरे कस्बे या जिले के लिए चिरंतन मंदी है। इन असमानताओं को भरने की तरफ तो अभी हमारी बात ही नहीं शुरू हुई है। अभी तो हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, उस असमानता की बात कर रहे हैं जो भारत जैसे विशाल देश के बीच, राज्यों के बीच है। बिल्कुल, ये बात सही है कि असमानताएं केवल अंतर्राज्यीय नहीं हैं, ये एक ज़िले में, ये एक शहर में, और बल्कि अगर आप आगे बढ़े तो एक कॉलोनी या एक मोहल्ले में भी देखने को मिल सकती हैं। और इसी का जिक्र हमने दरअसल इस अर्थात के शुरुआत में किया था, जहां पर हमने वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की बात कही थी। अर्थात में आज इतना ही। अर्थात को आपकी जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जो प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत आभार। सुधी पाठक जो अपनी, या सुनने वाले श्रोता हमें अपने जो सवाल भेज रहे हैं, उन्हें भी हम अर्थात में शामिल करते हैं। तो अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। सर, राधिका अग्रवाल आपसे पूछना चाहती हैं, वो ये कह रही हैं कि सरकार बताएगी क्या कि एफडीआई में रिटेल को 100% लाने के बाद जीडीपी को कितना बढ़ोतरी मिली, रोजगार में क्या हुआ? कोई ऐसा पैमाना है कि देखा जाए कि सरकार के किसी फैसले से इन चीज़ों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितना असर पड़ता है? राधिका का सवाल वही है जो मैं इतने दिनों से समझने की कोशिश कर रहा हूं, और पिछले वाले अर्थात में शुभम ने यही कहा था कि सरकारें हमें नीतियों के असर की कोई रिपोर्ट नहीं देती। जैसे एफडीआई को ही ले लें, भारत में अधिकांश क्षेत्रों में एफडीआई ओपन है, बहुत सारे सेक्टर्स में तो ऑटोमेटिक अप्रूवल में चला गया है, बहुत ही लिमिटेड सेक्टर वैसे बचे हुए हैं जिनमें कि एफडीआई की पाबंदी है। तो एफडीआई के तौर पर भारत पूरी तरह मुक्त और उदार देश है ऑटोमेटिक अप्रूवल के हिसाब से, मेजॉरिटी इक्विटी के आधार पर हमें सरकार ने कभी ये नहीं बताया कि किस सेक्टर में एफडीआई से कितना एम्प्लॉयमेंट और कितनी इनकम जनरेट होती है। और यहीं पर उस विश्वास की समस्या आती है जिसका जिक्र हमने पिछली बार के अर्थात में किया था कि अगर नीति सफल है तो उसकी सफलता लोगों की ज़िंदगी की बेहतरी में दिखनी चाहिए, और उसको देखने के लिए उसकी पैमाइश का, उसकी नापजोक का भी फार्मूला होना चाहिए। तो चाहे वो एफडीआई इन रिटेल हो, या वो एफडीआई इन रियल एस्टेट हो, या वो एफडीआई इन रेलवेज हो, या वो एफडीआई इन टेलीकॉम हो, ये सारी नीतियों के में से कुछ के असर हम महसूस कर पाते हैं, कुछ के असर हम महसूस नहीं कर पाते। तो अब इकोनॉमिक सुधारों को या आर्थिक सुधारों पर आगे बढ़ने के लिए सरकारों को ये निश्चित तौर पर यह निर्धारित करना होगा कि जो कदम उन्होंने उठाए हैं ट्रांसपेरेंटली, उनकी सफलता या विफलता या आंशिक सफलता, तीनों स्थितियां हैं, पूर्ण सफलता है, आंशिक सफलता और विफलता है, इन तीनों परिस्थितियों में ईमानदारी के साथ, तथ्य के साथ, आंकड़ों के साथ उसे स्वीकार किया जाए ताकि लोगों का विश्वास बने। तो राधिका, इस सवाल का जवाब जैसे ही अगर सरकार कुछ ऐसा करती है तो अंशुमान जी अर्थात में लिखेंगे और हम
मनी 9 पर उस पर चर्चा जरूर करेंगे। सर, शिल्पी का सवाल है अगला, वो कह रही हैं कि चीन अपने शेयर बाजार को खुद ही गिराता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के से ठीक उल्टा प्रदर्शन करता है। एवरग्रैंड की क्राइसिस वहाँ पर बहुत बड़ी है, क्या चीन बेल आउट देकर इसको रोकेगा या जाने देगा? चीन की अर्थव्यवस्था में कई सारी ढांचागत समस्याएं हैं। कोविड से बहुत तेजी से चीन बाहर उभरा, लेकिन उसके बाद जो केवल शेयर बाजार में गिरावट केवल एवरग्रांड की क्राइसिस से नहीं है। चीन का रियल एस्टेट वैसे भी एक बड़ी समस्या से, ओवर लेवरेज होने के कारण कर्ज की समस्या के पर बैठा हुआ है। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था में समस्याएं महंगाई बढ़ने की हैं, चीन की अर्थव्यवस्था में कोविड के वापस लौटने की समस्या है और इसका असर हमें वहाँ के शेयर बाजारों पर दिखाई दे रहा है। पर जो जड़ है, जो समस्या है, वो चीन की बैंकिंग से जुड़ी हुई है। चीन की बैंकिंग और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई। चीन की बैंकिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है। दुनिया के तमाम देश और एक्सपर्ट चीन की बैंकिंग को ट्रांसपेरेंट करने की बात कहते रहे। तो इसलिए अगर आप चीन को करीब से देख रहे हैं तो चीन की अर्थव्यवस्था में अभी कम से कम आने वाले 3-4 महीने तक तरह तरह के दबाव बने रहेंगे, जब तक कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं वापस पटरी पर नहीं लौटती और चीन अपने निर्यात की जो प्री कोविड रफ्तार थी उसे मेंटेन नहीं कर लेता, हासिल करने के साथ उसे मेंटेन नहीं कर लेता, तब तक बहुत सारे निगेटिव ट्रिगर हमको चीन के स्टॉक मार्केट में या चीन के फाइनेंशियल मार्केट में दिखाई देते रहेंगे। सर, आज का आखिरी सवाल लेते हैं। अभिषेक लिख रहे हैं ये सवाल, वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी पॉलिसी में 100% नहीं होता। इनपुट अगर आप 100% डालिए तो उसका आउटपुट कुछ अलग दिखता है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को ये भी समझना चाहते हैं कि इसको कैसे नापा जाए, कोई सरकार की पॉलिसी कितनी दक्ष है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? ये सवाल हमें सरकारों से पूछना चाहिए। ये सही बात है कि कोई भी नीतियां दुनिया में 100% नतीजे नहीं देती, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकारों की, जैसा हमने पिछली बार के अर्थात में कहा था ना, कि सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को कितने सवाल करने के मौके दें। ये जिम्मेदारी सरकारों की है, उनके थिंक टैंक्स की है, नीति आयोग जैसे थिंक टैंक्स की, कि वो ऐसे पैमाने विकसित करें जिस पैमाने पर ट्रांसपेरेंटली डेमोक्रेसी में, लोकशाही में लोगों को ये पता चल सके कि जो फैसला लिया गया वो फैसला कितने लोगों तक पहुंचा और उसका प्रामाणिक तथ्य सामने आए। और अब ये बहुत ज़रूरी हो चला है कि नीतियां ना तो साइलोज में, किसी वैक्यूम में, किसी निर्वात में बनाई जाएं और ना उन नीतियों को लागू करने के बाद उनके अच्छे या खराब नतीजों को छिपाया जाए। अच्छे नतीजे भी महसूस होते हैं और ख़राब नतीजे भी महसूस होते हैं, ये बताना ज़रूरी है। और इसलिए जो सवाल है वो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि नीतियाँ बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, नीतियों का क्रियान्वयन। तो हम 20 साल से इस पर बहस सुनते रहे कि क्रियान्वयन भारत का खराब है। हम तीसरी चीज पर आते हैं जो भारत में और ज़्यादा खराब है, वो नीतियों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन खराब है। नीतियां बनती हैं, लागू हुई, पर इवैल्यूएट कौन करता है और उनके इवैल्यूएशन के क्या पारदर्शी नतीजे हमारे सामने आते हैं। और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक वो ट्रस्ट डेफिसिट जो सरकारों और लोगों के बीच में बन जाता है, फिर उसको भरना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो इस हफ्ते लिए हमने अभिषेक, राधिका, शिल्पी के सवाल लेंगे। आपके भी सवाल अगले हफ्ते, आने वाले हफ्तों में आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव, अपने सवाल हमको भेजते रहिए। और चलते चलते अर्थात में हमारा अगला सेगमेंट, आखिरी सेगमेंट जो है कही अनकही। आज सर कही अनकही में कोई ऐसा तरीका बताइए। आज आरबीआई की पॉलिसी आई है, इस हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी आई है। बहुत सारे लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी हमारे जीवन पे असर कैसे डालेगी, कैसे उसका हम ये माने कि ये पॉलिसी अच्छी आई, कैसे ये माने कि वो पॉलिसी खराब आई। कोई नुस्खा है सर इसका? इस अर्थात को जब हम बुधवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस दिन आरबीआई की पॉलिसी आई है। जब तक ये पहुंचेगा तब तक आरबीआई की पॉलिसी के काफ़ी सारी व्याख्याएं लोगों तक पहुंच चुकी होंगी। मनी 9 पर हमने भी इसको कवर किया है। इस पॉलिसी के बाद जो लोगों के दिमाग में सवाल हैं, चलते चलते कुछ नुस्खे समझना ज़रूरी है। आप अपनी कमाई नापते कैसे हैं? आप जो निवेश करते हैं उस पर रिटर्न नापते कैसे हैं? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हमें पता कैसे चले कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो रही है कि नहीं। जो सवाल इन क्वेश्चन से हमें पॉलिसी के लेवल पर दिखता है। तो पॉलिसी तो हम नहीं बना सकते क्योंकि सरकारें पॉलिसी बनाती, पर आपकी ज़िंदगी बेहतर कैसे होती, इसको नापने का फार्मूला क्या है? और यही फार्मूला आपके निवेशों पर भी लागू होता है। इसके बुनियादी फार्मूला ये है कि महंगाई की तुलना में, बढ़ती हुई महंगाई की तुलना में आपकी आय, आपकी खपत और आपकी बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आप कहेंगे कि ये कैसे? क्योंकि यही फार्मूला रिजर्व बैंक लागू करता है। रिजर्व बैंक अपनी हर मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा में सिर्फ एक ही बात बोलता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। उसके बहुत सारे
तकनीकी शब्द हैं, इन्फ्लेशन कैसे टारगेट की जाए, इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, आरबीआई की का कंफर्टेबल इन्फ्लेशन लेवल क्या है। आरबीआई का कंफर्टेबल इन्फ्लेशन लेवल दरअसल हमारा कंफर्टेबल इन्फ्लेशन लेवल है। तो यदि आप प्रति महीने, प्रति वर्ष, प्रति सप्ताह अपनी बेहतरी की तुलना करना चाहते हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने खर्च से नापिए कि आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें, आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सेवाएं, उनकी लागत आपकी कमाई की तुलना में कितनी बढ़ी। ये बात कमाई को नापने का फार्मूला है और ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ये रिजर्व बैंक ने सिखाया है देश को। रिजर्व बैंक भी कंपनियों की कमाई, अपने सारे फैसले इस पैमाने पर करता है। और दूसरी चीज़ ये, इसी से जुड़ा हुआ फार्मूला ये भी है कि यदि आप निवेश कर रहे हैं, आप रिटर्न के लिए निवेश कर रहे हैं या बचत के लिए निवेश कर रहे हैं, तो वहाँ भी सिर्फ यही एक स्केल है, यही एक तुला है या तराजू है जिसके आधार पर आप नाप सकते हैं कि आपने जहाँ भी पैसा लगाया है, चाहे वो एफडी में पैसा लगाया है या वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है या म्यूचुअल फंड में लगाया है, एसआईपी में लगाया है या बॉन्ड में लगाया है, क्या साल भर में टैक्स निकालने के बाद आपका रिटर्न उतना है जिससे आप महंगाई को हरा पा रहे हैं कि नहीं। और अगर आपकी कमाई और आपकी बचत दोनों का रिटर्न महंगाई से कम है तो रिजर्व बैंक और बाकी लोगों के फार्मूले के हिसाब से आप अगर गरीब नहीं हो रहे हैं तो समृद्ध भी नहीं हो रहे। बिल्कुल। तो ये सीखा हमने इस हफ्ते कहीं अनकहीं में आरबीआई की पॉलिसी को नापने का फॉर्मूला। हम बेहतर हुए या खराब हुए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो अंशुमान जी ने अंत में कही, खर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल सरकार का पूरा खर्च ही बजट है जो अगले 1 महीने 1.5 महीने बाद हमारे सामने आएगा, उस पर हम विश्लेषण करेंगे। इस अर्थात के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नए मुद्दे के साथ, नए विश्लेषण के साथ हम अंशुमान जी के साथ जुड़ेंगे। आप मनी 9 के साथ बने रहिए। बहुत सारे वीडियोस हम बना रहे हैं जो आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर, कमाई पर, खपत पर, बचत पर असर डालने वाली चीज़ों को समझाते हैं, बचाते हैं, बताते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।